नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करते हैं। तो आज का भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको लगाते हुए चलिएगा कि देखिएगा कि आपका 35 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन शुरू होता है सही होता है। दोस्तों मैं चाहूँ तो जितना टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन आता है 125 वो पूरा करा सकती हूँ, लेकिन फिर आप लोग भी बोर होंगे और फिर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा के मैं वो पूरे कर रही हूँ। और सारे मिश्रित क्वेश्चन हैं, सब तरह के व्याकरण के हैं, आपके साहित्य से हैं, सब तरह के क्वेश्चन हैं। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है बताइए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा कि नामवर सिंह। तो मार्क्सवादी समालोचक कौन नहीं है? तो उसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह कौन है? मार्क्सवादी समालोचक हैं। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? मतलब सुरेंद्र वर्मा का इसमें से चारों में से कौन सा नाटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बताइए। तो आपका 3 का ऑप्शन सी सही होता है कि बादशाह गुलाम बेगम सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक नहीं है। बाकी छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंध ये सब किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ है? तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ है? कौन सा ऑप्शन सही होता है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि कवि के लिए कहीं भी आगम्य नहीं है, मतलब कवि कहीं भी पहुँच सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है? तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का क्या अर्थ है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। क्या होता है कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ये पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का क्या अर्थ है? ये चारों ऑप्शन में से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन ए सही होता है कि 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, मतलब अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। जब वो ज़्यादा दिन रहने लगता है तो आपको भी दिक्कत होती है और जो कर रहा है उसको भी दिक्कत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो अविकारी शब्द कौन सा होता है बताइए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही होता है, अव्यय। अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत कि धीरे धीरे। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। आगे है, अव्यय के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। तो अव्यय के कितने भेद हैं बताइए क्वेश्चन नंबर 9। तो अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन है, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही होता है? रा का धन ईस, राकेश होता है इसका सही संधि विच्छेद। ऑप्शन डी सही होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो निरोग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो निह प्लस रोग में प्रयुक्त संधि क्या है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्जन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है?
तो ये भी विसर्ग संधि है। निह प्लस जन, निर्जन। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन सी सही होता है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 13, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होता है, वाता प्लस अनुकूल। वाता अनुकूल, आ प्लस आ मिलके बनता है वातानुकूल। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया कहाँ है बताइए? श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है कि मैंने उसे पुस्तक दी कि उसकी कमीज है। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन बी सही होता है। अकर्मक क्रिया है कि ज्योति रोती है। सकर्मक जहाँ क्रिया का बोध होता है, अकर्मक जहाँ नहीं होता है, तो ज्योति रोती है, ये अकर्मक क्रिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो 15 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होता है कि विशेषण क्या है? थोड़ा। थोड़ा क्या है? विशेषण है। अब आगे है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है बताइए? तो 16 क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही होता है कि सच्चा जो है वो विशेषण है। आगे है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो रेखांकित शब्द, कुछ शब्द क्या है? विशेषण है। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो चारों में से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन डी सही होता, अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ कुछ, कोई, ये सब आए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है जिसका कुछ निश्चित नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? खेद, वेदना, दुख, विषाद। तो हर्ष मतलब खुशी, तो विषाद मतलब, हर्ष का क्या होगा? विषाद विलोम शब्द होगा, इसका उल्टा होगा। 18 का ऑप्शन डी सही होता है। आगे है, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर होगा। क्लियर हुआ? आगे है 20-23 तक क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखिए, उपयुक्त शब्दों का चुनाव करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पे फिर रिक्त स्थान दिया गया जाएगा और आगे पूरा शब्द दिए जाएंगे। अब आपको पता करना है कि आगे क्या ऐसा लिखा जाए जिससे ये पूरा शब्द पूरा हो और सही हो। डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। अब बताइए, किसकी तलाश में भटकती हुई महिला नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही होता है। सुष्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। ऑप्शन ए सही होता है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब है 21 क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने अब जीवों में डैश गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो वैज्ञानिकों ने अब जीवों में किस गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही होता है, आनुवांशिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये प्रैक्टिस सेट करने से आपका भी पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब प्रैक्टिस सेट। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, रामायण और महाभारत का समय डैश हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। मतलब किसका समय हो गया लेकिन ग्रंथ नए हैं? अतीत, अभिभूत, अविनीत की कालातीत। तो 22 का डी सही होता है ऑप्शन, कि रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस घटना में किसी उपद्रव के बीच निहित है। तो इस घटना में किसी डैश किसके उपद्रव के बीच निहित है? तो 23 का है ए, भावी उपद्रव के बीच निहित है। भावी लगा के ये क्वेश्चन पूरा होता है। आगे है निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द से करें।
अब क्वेश्चन क्या है 24 और क्या है चोर चोर डैश भाई। तो चोर चोर कौन से भाई होते हैं, सगे चचेरे ममेरे की मौसेरे। तो आपने कहावत सुनी होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ऑप्शन सी सही है। अब आगे है 25 क्वेश्चन, घर का भेदी ढाए। तो घर का भेदी क्या ढाता है, तो ऑप्शन सी सही होता है, घर का भेदी लंका ढाए। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे है 26 क्वेश्चन, नाच न जाने टेढ़ा। तो नाच न जाने टेढ़ा क्या, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपका ऑप्शन डी सही होता है। आगे है 27 क्वेश्चन, क, देखिए यहाँ बिंदी, ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो बताइए इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो क ग ज फ कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो ये ऑप्शन बी सही होता है, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। आगे 28 क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 50, 51, 52 की 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, ऑप्शन सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 29, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के। क प्लस श से क्या बनता है, छ बनता है। तो छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी का शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद छ का क्रम आता है। अब क्वेश्चन नंबर 31, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्धान कैसे लिखा जाता है, तो आपका ऑप्शन बी सही होता है, अंतर्धान ये सही होता है। ये शुद्ध व अशुद्ध शब्द बहुत पूछे जाते हैं। 32, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें भी है 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको पता करना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो 32 का सी सही है, अधर्म ऐसे लिखा जाता है। अब शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब बताइए इन चारों ऑप्शन में से अनुक्रम कैसा लिखा जाता है। तो आपका 33 का ऑप्शन बी सही होता है कि अनुक्रम ऐसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन सही है। आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि ऋषि शब्द कैसे लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऋषि शब्द ऑप्शन बी सही होता है, ऐसे लिखा जाता है। अब आगे का क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही होता है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्लियर हुआ, ऑप्शन डी सही होता है। आज हम आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए 36 क्वेश्चन का, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। तो द्विवेदी युग का नामकरण बताइए किसके नाम पर हुआ, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद की, हजारी प्रसाद की, राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, ऑप्शन बी सही होता है, द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। आगे क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन सी सही होता है। आगे है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार बताइए, गोपाल शरण सिंह नेपाली हैं कि नरेश मेहता हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि धर्मवीर भारती हैं। तो भारत भारती किसकी रचना है, आपका ऑप्शन सी सही होता है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे है, दोहा कोश के रचयिता हैं। तो दोहा कोश के रचयिता बताइए कौन है। तो दोहा कोश के रचयिता आपके ऑप्शन सी सही होता है, सरहपा हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज का आखिरी क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू चाहिए, वारिये गलत है। यह कथन किसका है, तो इस मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू चाहिए का सही ऑप्शन क्या है बताइए। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो आज का 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। हम कल 41 से आगे का क्वेश्चन आपका कराएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आज का क्वेश्चन कैसा लगा
कमेंट में कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट से आपको क्या होता है कि आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ तक सही करते हैं, कहाँ तक गलत करते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत कठिन क्वेश्चन करा दूं और ये कठिन प्रश्नों को देने से ही पता चल जाए अरे ये तो बहुत ही अच्छा करा रहे हैं या बहुत कठिन है ऐसे ही पेपर में। ये सब डराने वराने की बात होती है। इतना भी कठिन नहीं आता है जितना सब कराया जाता है। क्वेश्चन इन्हीं सब में से पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी डीपली पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो मेरा बस उद्देश्य ये है कि आप प्रैक्टिस सेट करते जाइए, थोड़ा सा डीपली हल्का पढ़िए, जो पढ़िए वो दिमाग में आपके फीड हो जाए। बाकी डरने की कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश मत करिए, आराम से पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।